एक। जब तक गाड़ी नहीं चली थी, बलराज जैसे नशे में था। यह शोरगुल से भरी दुनिया उसे एक निरर्थक तमाशे के समान जान पड़ती थी। प्रकृति उस दिन उग्र रूप धारण किए हुए थी। लाहौर का स्टेशन। रात के 9:30 बजे। कराची एक्सप्रेस जिस प्लेटफॉर्म पर खड़ी थी, वहां हजारों मनुष्य जमा थे। ये सब लोग बलराज और उसके साथियों के प्रति, जो जानबूझकर जेल जा रहे थे, अपना हार्दिक सम्मान प्रकट करने आए थे। प्लेटफॉर्म पर छाई हुई टीनों पर वर्षा की बौछारें पड़ रही थीं। धू-धू करके गीली और भारी हवा इतनी तेजी से चल रही थी कि मालूम होता था वह इन सब संपूर्ण मानवीय निर्माणों को उलट-पुलट कर देगी, तोड़-फोड़ डालेगी। प्रकृति के इस महान उत्पात के साथ साथ जोश में आए हुए उन हजारों छोटे-छोटे निर्बल से देहधारियों का जोशीला कंठस्वर, जिन्हें मनुष्य कहा जाता है। बलराज राजनीतिक पुरुष नहीं है। मुल्क की बातों से या कांग्रेस से उसे कोई सरोकार नहीं। वह एक निठल्ला कलाकार है। माँ बाप के पास काफी पैसा है। बलराज पर कोई बोझ नहीं। यूनिवर्सिटी से एमए का इम्तिहान इज्जत के साथ पास कर वह लाहौर में ही रहता है। लिखता पढ़ता है, कविता करता है, तस्वीरें बनाता है और बेफिक्री से घूम फिर लेता है। विद्यार्थियों में वह बहुत लोकप्रिय है। माँ बाप मुफस्सिल में रहते हैं और बलराज को उन्होंने सभी तरह की आज़ादी दे रखी है। ऐसा निठल्ला बलराज कभी कांग्रेस आंदोलन में सम्मिलित होकर जेल जाने की कोशिश करेगा, इसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। किसी को मालूम नहीं कि कब और क्यों उसने यह अनहोनी बात करने का निश्चय कर लिया। लोगों को इतना ही मालूम है कि 12 बजे के करीब विदेशी कपड़े की किसी दुकान के सामने जाकर उसने 2-1 नारे लगाए, चिल्लाकर कहा कि विदेशी वस्त्र पहनना पाप है, और 2-1 भले मानसों से प्रार्थना की कि वे विलायती माल न खरीदे। नतीजा यह हुआ कि वह गिरफ्तार कर लिया गया। उसी वक्त उसका मामला अदालत में पेश हुआ और उसे 6 महीने की सादी सजा सुना दी गई। बलराज के मित्रों को यह समाचार तब मालूम हुआ जब एक बंद लारी में बैठाकर उसे मिंटगुमरी जेल में भेजने के लिए स्टेशन की ओर रवाना कर दिया गया था। लोग, विशेषकर कॉलेजों के विद्यार्थी, बलराज के जय जयकारों से आसमान गुंजा रहे थे, परंतु वह जैसे जागते हुए भी सो रहा था। चारों ओर का विक्षुब्ध वातावरण, आसमान से गाड़ी की छत पर अनंत वर्षा की बौछार और हजारों कंठों का कोलाहल बलराज के लिए जैसे यह सब निरर्थक था। उसकी आंखों में गहरी निराशा की छाया थी, उसके मुंह पर विषाद भरी गहरी गंभीरता अंकित थी और उसके होंठ जैसे किसी ने सी दिए थे। उसके दोस्त उससे पूछते थे कि आखिर क्या सोचकर वह जेल जा रहा है, परंतु वह जैसे बहरा था, गूंगा था, न कुछ सुनता था, न कुछ बोलता था। कांग्रेस के उन 15-20 स्वयंसेवकों में से बलराज एक को भी नहीं जानता था और न उसके कपड़े खद्दर के थे। परंतु उन सब वॉलंटियरों में एक भी व्यक्ति उसके समान पढ़ा लिखा, प्रतिभाशाली और संपन्न घराने का नहीं था। इससे वे सब लोग बलराज को इज्जत की निगाह से देख रहे थे। गाड़ी चली तो उन सब से मिलकर कोई गीत गाना शुरू किया और बलराज अपनी जगह से उठकर दरवाजे के सामने आ खड़ा हुआ। डिब्बे की सभी खिड़कियां बंद थीं। बलराज ने दरवाजे पर की खिड़की खोल डाली। एक ही क्षण में वर्षा के थपेड़ों से उसका संपूर्ण मुंह भीग गया, बाल बिखर गए, मगर बलराज ने इसकी परवाह नहीं की। खिड़की खोले वह उसी तरह खड़े रहकर बाहर के घने अंधकार की ओर देखने लगा, जैसे इस सघन अंधकार में बलराज के लिए कोई गहरी मतलब की बात छिपी हुई हो। एक स्वयंसेवक ने बड़ी इज्जत के साथ बलराज से कहा, आप बुरी तरह भीग रहे हैं, इच्छा हो तो आकर लेट जाइए। बलराज ने इस बात का कोई जवाब नहीं दिया, परंतु जिस निगाह से उसने उस स्वयंसेवक की ओर देखा, उससे फिर किसी को यह हिम्मत नहीं हुई कि वह उससे कोई और अनुरोध कर सके। खिड़की में से सिर बाहर निकालकर बलराज देख रहा है। उस घने अंधकार में न जाने किस किस दिशा से आकर वर्षा की तीखी सी बूंदें उसके शरीर पर पड़ रही हैं। न जाने किधर सनसनाती हुई हवा उसके बालों को झटके दे देकर कभी इधर और कभी उधर हिला रही है। इस घने अंधकार में, जैसे बिना किसी बाधा के, बलराज ने एक गहरी सांस ली। उसकी इस बाधाविहीन ठंडी सांस ने जैसे उसकी आंखों के द्वार भी खोल दिए। बलराज की आंखों में आंसू भर आए और प्रकृति माता के आंचल का पानी मानो तत्परता के साथ उसके आंसुओं को धोने लगा। इसके बाद बलराज को कुछ जान नहीं पड़ा कि किसने, कब और किस तरह धीरे से उसे एक सीट पर लिटा दिया।
किसी तरह की आपत्ति किए बिना वह लेट गया और उसी क्षण उसने आंखें मूंद ली। 4 साल पहले की बात। पहाड़ पर आए बलराज को अधिक दिन नहीं हुए। वह अकेला ही यहाँ चला आया था। अपने होटल का भोजन कर, रात की पोशाक पहन, वह अभी लेटा ही था कि उसे दरवाजे पर थपथपाहट की आवाज सुनाई दी। बलराज चौंक कर उठा और उसने दरवाज़ा खोल दिया। उसका ख्याल था कि शायद होटल का मैनेजर किसी जरूरी काम से आया होगा अथवा कोई डाकवाक होगी। मगर नहीं, दरवाजे पर एक महिला खड़ी थी, बलराज की रिश्ते की बहन। वह यहाँ मौजूद है, यह तो बलराज को मालूम था, परंतु उसे बलराज का पता कैसे ज्ञात हो गया, इस संबंध में वह अभी कुछ भी सोच नहीं पाया था कि उसकी निगाह एक और लड़की पर पड़ी, जो उसकी बहन के साथ थी। बलराज खुली तबीयत का युवक नहीं है, फिर भी उस लड़की के चेहरे पर उसे एक ऐसी मुस्कान सी दिखाई दी, जो मानो पारदर्शक थी। मुस्कुराहट की ओट में जो हृदय था, उसकी झलक साफ साफ देखी जा सकती थी। बलराज ने अनुभव किया, जैसे इस लड़की को देखकर चित्त आह्लाद से भर गया है। उसी वक्त आग्रह के साथ वह उन दोनों को अंदर ले गया। कुशलक्षेम की प्रारंभिक बातों के बाद बलराज की बहन ने उस बालिका का परिचय दिया, यह कुमारी उषा है। अभी 10वीं क्लास में पढ़ रही है। बलराज की बहन करीब 1 घंटे तक वहां रही। सभी तरह की बातें उसने बलराज से की, परंतु उषा ने इस संपूर्ण बातचीत में जरा भी हिस्सा नहीं लिया। अपनी आंखें नीची करके और अपने मुंह को कोहनी पर टेककर वह लगातार मुस्कराती रही, हंसती रही और मानो फूल बिखेरती रही। तीसरे दर्जे की लकड़ी की सीट पर लेटे लेटे बलराज अर्धचेतना में देख रहा है, 4 साल पहले के एक स्वच्छ दिन की दोपहरिया। होटल में सन्नाटा है। कमरे में 3 जने हैं। बलराज है, उसकी बहन है और 10वीं जमात में पढ़ने वाली 15 बरस की उषा है। बलराज अपने पलंग पर एक चादर ओढ़े बैठा है, उसकी बहन बातें कर रही है और उषा मुस्करा रही है और लगातार मुस्कराए जा रही है। 3 कुछ ही दिन बाद की बात है। उषा की मां ने बलराज और उसकी बहन को अपने यहाँ चाय के लिए निमंत्रित किया। बलराज ने तब उषा को अधिक नज़दीक से देखा। उसकी बहन उसे उषा के कमरे में ले गई। तीसरी मंजिल के बीचों बीच साफ सुथरा छोटा सा एक कमरा था, एक तरफ सितार, वायलिन आदि कुछ वाद्ययंत्र रखे हुए थे। दूसरी ओर एक तिपाई पर कुछ किताबें अस्तव्यस्त दशा में पड़ी थीं। इस तिपाई के पास एक कुर्सी रखी थी। बलराज को इस कुर्सी पर बैठाकर उसकी बहन और उषा पलंग पर बैठ गई। चाय में अभी देर थी और उषा की अम्मा रसोई घर में थी। इधर बलराज की बहन ने पढ़ाई लिखाई के संबंध में उषा से अनेक तरह के सवाल करने शुरू किए। उधर बलराज की निगाह तिपाई पर पड़ी हुई एक कापी पर गई। कापी खुली पड़ी थी। गणित के गलत या सही सवाल इन पन्नों पर हल किए गए थे। इन सवालों के आसपास जो खाली जगह थी, उस पर स्याही से बनाए गए अनेक चेहरे बलराज को नजर आए, कहीं सिर्फ आँख थी, कहीं नाक और कहीं मुंह। जैसे आकृति चित्रण का अभ्यास किया जा रहा है। बलराज ने यह सब एक उड़ती नज़र से देखा और यह देखकर उसे सचमुच आश्चर्य हुआ कि 15 बरस की उषा आकृति चित्रण में इतनी कुशल कहाँ से हो गई। हिम्मत कर बलराज ने कापी का पृष्ठ पलट दिया। दूसरे ही पृष्ठ पर एक ऐसा पोपला चेहरा अंकित था, जिसके सारे दांत गायब थे। चित्र सचमुच बहुत अच्छा बना था। उसके नीचे सुडौल अक्षरों में लिखा था, गणित मास्टर। बलराज के चेहरे पर सहसा मुस्कुराहट घूम गई। इसी समय उषा की भी निगाह बलराज पर पड़ी। उसी क्षण वह सभी कुछ समझ गई। बातचीत की ओर से उसका ध्यान हट गया और लज्जा से उसका मुंह नीचे की ओर झुक गया। इसी समय बलराज की बहन ने अपने भाई से कहा, उषा को लिखने का शौक भी है। तुमने भी उसकी कोई चीज पढ़ी है? बलराज ने उत्सुकतापूर्वक कहा, कहाँ? जरा मुझे भी तो दिखाइए। उषा अभी तक इस बात का कोई जवाब दे नहीं पाई थी कि बलराज ने किताबों के ढेर में से एक कापी और खींच निकाली। यह कापी अंग्रेजी अनुवाद की थी। इस अनुवाद में भी खाली जगह का प्रयोग हाथ, नाक, कान, मुंह आदि बनाने में किया गया था। बलराज पृष्ठ पलटता गया। एक जगह उसने देखा कि मेरा घर शीर्षक एक सुंदर गद्य कविता उषा ने लिखी है। बलराज ने इसे एक ही निगाह में पढ़ लिया। पढ़कर उसने संतोष की एक सांस ली।
प्रशंसा के दो एक वाक्य कहे और इस संबंध में अनेक प्रश्न उषा से कर डाले। 15-20 मिनट इसी प्रकार निकल गए। उसके बाद किसी काम से उषा को नीचे चले जाना पड़ा। बलराज ने तब एक और छोटी सी नोटबुक उस ढेर से खोज निकाली। इस नोटबुक के पहले पृष्ठ पर लिखा था, निजी और व्यक्तिगत, मगर बलराज इस कापी को देख डालने के लोभ का संवरण न कर सका। कापी के सफ़े उसने पलटे। देखा एक जगह बिना किसी शीर्षक के लिखा था, ओह मेरे देवता, तुम कौन हो, कैसे हो, कहाँ हो, मैं यह सब कुछ भी नहीं जानती, मगर फिर भी मेरा दिल कहता है कि सिर्फ तुम ही मेरे हो और मेरा कोई भी नहीं। रात बढ़ गई है। मैंने अपनी खिड़की खोल डाली है। चारों ओर गहरा सन्नाटा है। सामने की ऊंची पहाड़ी की बर्फीली चोटियां चांदनी में चमक रही हैं। घर के सब लोग सो गए हैं। सारा नगर सो गया है, मगर मैं जाग रही हूं। अकेली मैं। पढ़ना चाहती थी, मगर और नहीं पढ़ूंगी। पढ़ नहीं सकूंगी। सो भी नहीं सकूंगी, क्योंकि उन बर्फीली चोटियों पर से तुम मुझे पुकार रहे हो। मैंने तो तुम्हारी पुकार सुन ली है, परंतु मन ही मन तुम्हारी उस पुकार का मैं जो जवाब दूंगी, उसे क्या तुम सुन सकोगे, मेरे देवता?